मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन की शेयरिंग हो रही है? आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? जी मैम, दिख रहा है। अच्छा, आज जो है आप लोग का है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, इससे पहले के जितने अप्रोचेस है आप लोग क्लियर है आप लोग के पास? हेलो, क्या मैम? इससे पहले के जितने अप्रोचेस पढ़ाए गए हैं इंग्लिश टीचिंग के, ठीक है, वो सब आप लोग समझ में आ गया अच्छे से? मैम समझ में तो आ गया है, लेकिन इसका पीडीएफ मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। पीडीएफ तो हम सर को मेल कर देंगे, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और ये फिर कल ग्रामर जो पढ़ाया गया था वो समझ में आया आप लोग को? जी जी मैम। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जो भी आपका है, मतलब आप लोग कितना, आप लोग को तो कुछ की मैंने कभी फेस किया नहीं है, ठीक है, तो लेकिन जो आप लोग का लेवल का है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर जो आप लोग के स्टैंडर्ड से जिस प्रकार है उस प्रकार से पढ़ाने की कोशिश रहती है मेरी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, थोड़ा सा लो करके पढ़ाएं, तो आप लोग बेझिझक बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लगता है बहुत ज्यादा ऊपर आपको, आप लोग कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा लगता है क्या? हेलो, नो मैम। हाँ, क्योंकि देखिए इंग्लिश चूंकि है तो इंग्लिश में तो बोलना, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में समझाना थोड़ी मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश से थोड़ा भी एक्सपोजर नहीं होगा, जैसे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स ये सब सारे यूज करते हो, ठीक है, तो जब तक ये, चूंकि आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आप जब तक इंग्लिश से आपका एक्सपोजर नहीं होगा, ठीक है, तब तक वहां पर आप इंग्लिश कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसलिए यदि फिर भी यदि जहां पर इंग्लिश वर्ड्स या फिर कुछ बातें बोली वो समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप लोग रोक के मुझे पूछ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ। हालांकि मैं इंग्लिश टू हिंदी भी करती हूँ, लेकिन चूंकि आपका इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ के, चूंकि लैंग्वेज है तो उसको बिल्कुल छोड़ के नहीं चला जा सकता। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उसके अनुसार से थोड़ा सा एक्सपोजर देने की कोशिश की जाती है मेरे तरफ से, ताकि आप लोग थोड़ा सा मतलब अडेप्ट हो इसके लिए कि इंग्लिश में लिख सके या फिर इंग्लिश चीजें समझ सके। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी अप्रोचेस पढ़े थे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा बैक जाके थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ, जो जो आपने पढ़ा है उसको समरी के रूप में, फिर उसके बाद आगे कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा था कि L1 और L2, कि L1 जो हुआ लैंग्वेज, जो मदर टंग हुआ, जिसको कोई भी बच्चा अपने फैमिली मेंबर के बीच रह के, अपने सराउंडिंग के बीच रह के, अपने नेबरर्स के बीच, यानी जो पड़ोसी है उनके बीच रह के, अपने जो रिश्तेदार रिलेटिव्स है उनके बीच रह के जो लैंग्वेज बच्चा सीखता है उसको हम लोग बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज या फिर मदर टंग बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज या फिर बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस, चेतना की या सजगता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे आप लोगों ने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि जो अनौपचारिक शिक्षा है, यानी कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, वो बच्चे घर पे ही ग्रहण करते हैं और वो एज इट इज सीख जाते हैं। उसके लिए उनको विशेष ज्यादा की जरूरत नहीं होती सेटअप और गेटअप की। लेकिन जो हम लोग स्कूल जाते हैं, जो हम लोग की फॉर्मल लर्निंग की प्रक्रिया होती है, जो हम लोग औपचारिक लर्निंग की प्रक्रिया होती है, उसमें हमें एक सेटअप भी चाहिए, गेटअप, मतलब बहुत सारी चीजें वेल अरेंज चाहिए, और बच्चे ये जानते हैं कि वो स्कूल जा रहे हैं तो किस लिए, कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें वो घर पर भी सीखते हैं, लेकिन ये वो चीज उनके दिमाग में नहीं होता कि हम सीख रहे होते हैं। वो वातावरण में रह के उसको महसूस करके उन चीजों को ऑब्जर्व करके चीजें सीख जाते हैं। ठीक उसी तरह मदर टंग को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनौपचारिक तौर से सीखते हैं। उसके लिए हमें किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे नेबरर्स हैं, जो हमारे
जो आसपास की सराउंडिंग्स है उसमें जो लैंग्वेज बोला जा रहा है और उसको हम ऐसे ही सीख लेते हैं, तो वो हो गया मदर टंग। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के लिए हमको स्पेशल मेहनत की जरूरत पड़ती है, एक स्पेशल सेटअप की जरूरत पड़ती है, एक स्पेशल अप्रोच की जरूरत पड़ती है। तो अप्रोच मतलब क्या हुआ कि एक तरीका, एक वे जिससे हम इंग्लिश टीच कर सकते हैं या इंग्लिश लर्न कर सकते हैं। यहाँ इंग्लिश है आपका सेकेंड लैंग्वेज। तो अप्रोचेज में हमने पढ़ा था फर्स्ट अप्रोच, वो क्या था बता सकते हैं आप लोग उसमें कोई? जो फर्स्ट अप्रोच हम लोगों ने लैंग्वेज टीचिंग पढ़ी थी वो क्या था? स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, संरचनात्मक अप्रोच। दूसरा हम लोगों ने संरचनात्मक में क्या पढ़ा था कि सेंटेंस के अरेंजमेंट पर, सेंटेंस किस तरह से लॉजिकली अरेंज्ड है, किस तरह से उसमें ग्रामर का यूज हुआ है, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। यानी हमारी जो राइटिंग की कॉम्पिटेंसी होती है, जो हमारी लिखने की क्षमता होती है, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, एम्फसाइज करते हैं। लेकिन लैंग्वेज का मेन काम क्या होता है? कम्युनिकेशन करना, संप्रेषण करना विचारों को, भावों को, सोच को या फिर ज्ञान को। और वो चीजें जो है यदि हम लिखने पर या सेंटेंस को समझने पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो जो हमारे स्पीकिंग की जो एबिलिटी होती है, कॉम्पिटेंसी होती है, वो नेग्लेक्ट होती है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में हमने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए एक अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसको हम लोगों ने सेकेंड पढ़ा था। कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या था कि जो टीचर्स हैं या फिर जो बच्चे हैं वो आपस में बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उन लोगों के बीच। और बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करके या फिर टीचर को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। और टीचर का काम क्या होता है कि बहुत सारे जो फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे जो सिचुएशंस हैं जिसमें आपने पढ़ा था कि कैसे हम किस सिचुएशन के बारे में किस तरह से बात करेंगे, वो सिचुएशन अरेंज करता है टीचर, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में भी और स्ट्रक्चरल अप्रोच में भी और कम्युनिकेटिव अप्रोच में भी, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच आपने ये पढ़ा कि वहां पर स्पीकिंग स्किल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किसी भी लैंग्वेज की जो कॉम्पिटेंसी होती है वो रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है, ठीक है, और लिसनिंग होती है। लिसनिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग, आप किसी बात को सुनकर कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितना प्रॉपर्ली आप लिसन कर रहे हैं, तो लिसनिंग प्रोफिशिएंसी होती है। दूसरी होती है कि स्पीकिंग, आप सुनकर ऑब्जर्व करके कितना बोल सकते हैं। रीडिंग होता है आप कितना पढ़ पा रहे हैं लिखी हुई लैंग्वेज यदि है तो। राइटिंग आप कितना लिख पा रहे हैं। ये चार कॉम्पिटेंसीज होती हैं किसी भी लैंग्वेज के। तो कम्युनिकेटिव स्किल में क्या था कि लैंग्वेज के स्पीकिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि कैसे आप स्पीकिंग स्किल को बढ़ाएं और कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो, ठीक है। ये आपने पढ़ा था किसमें? कम्युनिकेटिव अप्रोच में। फिर आपने इससे पहले वाला जो हम इससे पहले जो क्लास था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी अप्रोच था कॉग्निटिव अप्रोच। तो कॉग्निटिव अप्रोच में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो ब्रेन में जो प्रक्रिया चलती है कॉन्शियसनेस में, चूंकि सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एक कॉन्शियस प्रक्रिया है, तो चेतना पूर्वक हमारे मस्तिष्क में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं, चाहे वो सोचने की हो, चाहे वो या मेमोराइजिंग हो, याद करने की हो, या रीजनिंग हो, या फिर एनालाइजिंग हो, तो ये सारी चीजें जो हैं सीखने के में ये लैंग्वेज सीखने में मदद करती हैं, या फिर इन सारी चीजों को यूज करके हम लैंग्वेज लर्न करते हैं, ठीक है। और हमारा आज का अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रचनावादी अप्रोच। तो जैसा कि यदि आप लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी में यदि पढ़ा होगा, लर्निंग के थ्योरी में पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, तो एज इट इज आप लोग पेडागोजी में भी यूज कर सकते हैं इंग्लिश का, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावादी अप्रोच का मानना यही है कि जो भी नॉलेज है या फिर पेडागोजिकल नॉलेज है, जो कि लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड नॉलेज है या फिर किसी भी तरह के नॉलेज है, तो बच्चे जो हैं उसको अपने अनुसार, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार उसको खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है।
यानी कि लर्निंग जो है वो पैसिव प्रक्रिया नहीं है, वो एक्टिव प्रक्रिया है। एक्टिव मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो है वो वेल एक्टिव हैं, एक्टिव स्टेट में है। लैंग्वेज लर्न करना हो या फिर किसी चीज की लर्निंग की प्रक्रिया हो, इसमें जैसे कि पैसिव एक्टिविटी में होता है कि इंफॉर्मेशन बच्चों को दिया जाता है और बच्चे उसे याद करते हैं। तो ये चीज लैंग्वेज लर्निंग की अप्रोच ये कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं मानता। उसका मानना है कि बच्चे जो है किसी भी तरह का नॉलेज, चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड हो या कोई भी, बच्चे खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ब खुद उसकी संरचना करते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में, ठीक है, इसमें क्या है, आप लोगों ने थोड़ा सा ये करते हैं कि आप लोगों ने जीन पियाजे को पढ़ा होगा। ठीक है, वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, लेकिन उनका मानना क्या था कि बच्चे जो हैं वो अपने नॉलेज को अपने कॉग्निशन की प्रक्रिया से अपने कॉग्निटिव लेवल पे खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ब खुद उसको संरचित करते हैं। और इस क्रम में उनका जो पहले से उनके पास जो नॉलेज होता है वो क्या होता है, वो उसके लिए फाउंडेशन का काम करता है, आधार का काम करता है। और जो नया इन्वायरमेंट से जो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, जो बच्चे सीखते हैं, देखते हैं, उसको जो उनका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, यानी जो पहले से जो दिमाग में नॉलेज का लेवल है, उसके साथ रिलेट करके उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। जीन पियाजे आप लोग को शायद या तो शायद सेकेंड ईयर में ही पढ़ना है, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन जीन पियाजे आप लोग को पढ़ना है। यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जीन पियाजे का जो लर्निंग का है वो 4 पीरियड्स में बांटते हैं बच्चों के लिए। और फिर एक और है स्कीमा, पढ़ा होगा ना आपने। फिर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, एडेप्टेशन पढ़ा होगा, एकोमोडेशन पढ़ा होगा। मतलब कि बच्चे को जो भी पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है किसी चीज को करने का, किसी काम को करने का, फिर किसी चीज को समझने का, उसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा, SCHEMA। ठीक है, और जब भी बच्चा उससे रिलेटेड कोई नई चीजों को देखता है तो उससे रिलेट करने की कोशिश करता है, और अब उसका जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे थोड़ी बहुत एकोमोडेट करने की कोशिश करता है, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, ताकि वो नई चीजें जो ऑब्जर्व कर रहा है एनवायरनमेंट में, उससे अपने पहले के नॉलेज को रिलेट करके एक नया नॉलेज, एक नया ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन जब उसके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है और उसके बिल्कुल नई चीजें देख रहा होता है, तो अपना जो पहले का ज्ञान है उसको मॉडिफाई करता है। पहले का जो उसको सोचने की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सोचने की क्षमता है, उसको बहुत ज्यादा परिवर्तित करता है और अनुकूलन करने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो अपने ज्ञान को संरक्षित करने के लिए खुद बहुत जिम्मेवार होता है। टीचर जो होता है उसमें उसकी टीचर्स की कोई भूमिका नहीं होती। ये आपने जीन पियाजे में पढ़ा था कि बच्चे जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको अपने ब्रेन में एनालाइज करते हैं, विश्लेषित करते हैं, और जो पहले से उनके पास उससे रिलेटेड नॉलेज है उससे वो कंपेयर करके एक नए नॉलेज बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। ये आपने पढ़ा था जीन पियाजे का, और उसमें ये था कि इसमें जो हमारे समाज की और जो हमारे जो बाकी लोग हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, यानी कि सोसाइटी की कोई भूमिका नहीं होती बच्चे यदि नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो। ये जीन पियाजे का मानना था। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या थे, वाइगोत्स्की भी थे। आप लोगों को शायद वाइगोत्स्की भी पढ़ना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म उनकी भी सोच थी रचनावादी, लेकिन उनका क्या मानना था कि बच्चे जो हैं नो डाउट अपने नॉलेज खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि जीन पियाजे का मानना है। लेकिन जीन पियाजे ने यदि ये बात वो मानते हैं कि सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को नॉलेज गेन कराने में, वो बिल्कुल भी उसको नेग्लेक्ट करके उन्होंने दिखाया ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने सामाजिक परिवेश में, अपने सांस्कृतिक परिवेश में जो चीजें देखते हैं और उसको समाज के लोग
उसको असिस्ट करते हैं इस चीज के लिए, तो बच्चे जो है उस नॉलेज को जल्दी सीख पाते हैं और वैसे नॉलेज भी सीख पाते हैं जिसको बच्चे खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते केवल अपना एफर्ट से। ठीक है, जैसे कि यदि उन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल दिया था बहुत सारा। ठीक है, जैसे कि सपोज एक बच्चा कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, तो यदि किसी बच्चे को यदि साइकिल चलाने के लिए खुद ब खुद सीखने के लिए कहा जाए तो वो बहुत टाइम लगाएगा सीखने में। लेकिन यदि किसी बड़ों का उसको असिस्ट करे, कोई बड़ा आदमी उसको हेल्प करे सिखाने में, तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है। ठीक उसी तरह से कोई सब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज के बारे में यदि बच्चे खुद ब खुद सीखने की कोशिश करते हैं तो नो डाउट वो सीख लेते हैं, लेकिन उनको सीखने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और जो एरिया है, कुछ ऐसे एरिया हैं जो बिना किसी बड़ों की मदद से आप नहीं सीख सकते। तो ये मानना था वाइगोत्स्की का। और वाइगोत्स्की का जो था वो उन्होंने बताया था कि समाज की और परिवेश की बहुत ज्यादा भूमिका होती है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इस अप्रोच को कि ब्रेन जो होता है, मानव का मस्तिष्क जो होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बिल्कुल एम्प्टी वेसल्स होता है, एक खाली घड़े के समान होता है और उसमें टीचर्स को इंफॉर्मेशन देने होते हैं, ज्ञान भरना होता है। इस चीज को कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल नहीं मानता। कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार बच्चे जो ब्रेन है वो एम्प्टी वेसल्स नहीं है, खाली घड़ा नहीं है। बच्चे की अपनी सृजनात्मक क्षमता होती है, उसके अनुसार वो खुद ब खुद अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और कंस्ट्रक्ट करने की प्रक्रिया उनकी जारी रहती है। और हर प्रक्रिया में उनकी पहले का जो नॉलेज का स्तर होता है, पहले का जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, पहले का जो ज्ञान होता है, वो अगले ज्ञान को हासिल करने के लिए आधार का काम करता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना था। ठीक है, अब आइए थोड़ा थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली आपने ये चीजें सीख ली, समझने की कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या। ठीक है, अब इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, Constructivism is an epistemology, a philosophical explanation about the nature of knowledge. ठीक है, जैसा कि ज्ञान की क्या प्रकृति होती है, तो यहाँ पर यही है कि नॉलेज जो होता है केवल इंफॉर्मेशन नहीं है जैसा टीचर्स बच्चों को देते हैं। यदि बच्चे ज्ञान को खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो उनमें अंडरस्टैंडिंग, समझदारी नहीं आएगी। ठीक है, तो नॉलेज में या इंफॉर्मेशन में जो टीचर्स बच्चों को देते हैं अपने इंस्ट्रक्शन प्रक्रिया के द्वारा, अपने अनुदेशन प्रक्रिया के द्वारा, वो नॉलेज एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि जब तक बच्चे खुद ब खुद अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, समझदारी नहीं आएगा, किसी चीज की कंसेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, अवधारणा नहीं समझ पाएंगे, मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए बच्चे को खुद ब खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होना होता है नॉलेज की प्रोसेसिंग करने के लिए, इंफॉर्मेशन जो टीचर दे रहा है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए, या फिर जो बाहर से इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर रहा है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, it is based on the fundamental assumption that people create knowledge from the interaction between existing knowledge or beliefs and the new idea or situations they encounter. इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज बिल्डिंग की जो प्रक्रिया होती है वो इंटरैक्टिव प्रक्रिया होती है, और ये इंटरैक्शन चलता है जो किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के ब्रेन में जो पहले से जो बिलीफ, विश्वास है या फिर ज्ञान है, और जो नई चीजें वो देख रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच अंतःक्रिया होती है। इसी चीज को मैंने बताया था कि अंतःक्रिया के दौरान बच्चे समावेशन की क्रिया करते हैं या फिर अनुकूलन की क्रिया करते हैं, जिसको हम लोग अडेप्टेशन और एकोमोडेशन बोलते हैं। ये आप लोग जीन पियाजे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनकी इंटरैक्शन की प्रक्रिया के द्वारा न्यू नॉलेज या नया ज्ञान कंस्ट्रक्ट होता है। The constructivist learning is an active process where learners should learn to discover principles, concepts and facts for themselves. मतलब ये
कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की प्रक्रिया है, चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग की हो या फिर लैंग्वेज टीचिंग की हो, उसमें क्या है, वो एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस किसके रिगार्डिंग है? स्टूडेंट सेंटर्ड है ये। इसमें बच्चे क्वाइट एक्टिव होते हैं और खुद ब खुद जो है वो जो एनवायरनमेंट से जो इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं, जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, उसको अपने दिमाग में, ब्रेन में एनालिसिस करते हैं, जैसा कि कॉग्निटिव थ्योरी में आपने पढ़ा था। और उसके बाद वो नया प्रिंसिपल यानी नए सिद्धांत, नया कंसेप्ट, नई अवधारणा और नए फैक्ट्स की खोज करते हैं, खुद ब खुद करते हैं। ठीक है, इसमें टीचर्स की या फिर बाहरी लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, और ये सही भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे कि आप क्लास में टीचर यदि पढ़ा रहा होता है सपोज, तो सारे बच्चों को एक तरह से पढ़ाता है, लेकिन क्या सारे बच्चे एक तरह से गेन कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसमें भी उनकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे आप लोगों में से ही यदि अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो यदि 8-10 जितने भी लोग हैं, तो वो लोग इस चीज को बहुत, जो लोग अच्छे, जो पहले कभी इस चीज से पढ़े होंगे या फिर इन चीजों को, जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ा होगा या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, तो वो लोग ज्यादा जल्दी गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उनके पास पहले नॉलेज है जिस पर ये तुरंत बिल्डअप होगा। लेकिन वैसे लोग जो ब्लैंक है, जो इन चीजों को नहीं पढ़ा है, उनके लिए वो नई चीजें देखेंगे तो उसको एकोमोडेट करने में, समावेशित करने में, अनुकूलित करने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो लोग जल्दी नहीं समझ पाएंगे या फिर नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ये अप्रोच है उसमें हर एक बच्चा हर एक तरह से सीखता है। कोई ज्यादा अच्छे से सीखेगा, कोई कम अच्छे से सीखेगा। ये बच्चे कितना एक्टिवली इन्वॉल्व है लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग की प्रक्रिया में, और उनके पास प्री एग्जिस्टिंग कितना नॉलेज है, पहले से वो इस चीजों के बारे में कितना जानते हैं, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो लर्निंग इज नॉट अ प्रोसेस दैट ओनली टेक्स प्लेस इनसाइड आवर माइंड्स। यहाँ पर क्या था कि जैसे कि कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग में पढ़ा था कि लर्निंग की प्रक्रिया केवल आपके मस्तिष्क के अंदर चलती है, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर ही मेमोरी होती है, रीजनिंग होती है, थिंकिंग होती है। आप चीजों को एनालाइज करते हैं, यानी विश्लेषित करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसके विपरीत कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग का मानना था कि केवल ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर चलती है। लाइक कॉग्निटिव अप्रोच, इट इज अ पैसिव डेवलपमेंट ऑफ आवर बिहेवियर दैट इज शेप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेज एंड that meaningful learning occurs when individuals are engaged in social activities। यहाँ पर वाइगोत्स्की थ्योरी आ रही है, यानी कि जब भी आप सामाजिक एक्टिविटी जो होती है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, तो समाज की, परिवेश की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। Knowledge is thus a product of humans and is socially and culturally constructed। किसी भी व्यक्ति का जो ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो वो उसकी अपनी उत्पाद होती है, वो उसको खुद बनाता है, लेकिन इसमें वो समाज और जो उसकी संस्कृति होती है उसके माध्यम से वो उसको बना पाने में सक्षम होता है या फिर उसके अनुरूप बनाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म एडवोकेट्स लर्नर सेंटर, एक्टिविटी सेंटर, इंटरएक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच। अब ये किस तरह का पेडागोजिकल अप्रोच है? आपने जितने भी पढ़े हैं पेडागोजिकल अप्रोच, ठीक है, तो ये भी एक पेडागोजिकल अप्रोच है, लेकिन ये क्या है? लर्नर सेंटर्ड है, मतलब चाइल्ड इसमें एक्टिव है। लर्नर सेंटर्ड का मतलब ही हुआ कि इसमें चाइल्ड एक्टिव है। यदि टीचर सेंटर्ड हुआ तो मतलब इसमें टीचर एक्टिव है और सामने वाला पैसिव है, यानी लर्नर पैसिव है। लेकिन यदि लर्नर सेंटर्ड की बात हो रही है, यानी कि लर्नर जो है वो एक्टिव है, बच्चे जो है वो एक्टिव है, चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी। फिर एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें क्या है कि आप चुपचाप यदि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है तो केवल कॉग्निटिव प्रोसेस से दिमाग में आप क्रियाएं करके
नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी, आपको एक्सपोजर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी सेंटर्ड है, आपको क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, आपको अपनी गतिविधि सुनिश्चित करनी पड़ेगी ताकि आप अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, ठीक है। इंटरैक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, इंटरैक्टिव मींस क्या है कि एक इंटरेक्शन आपका समाज में होता है, एक इंटरेक्शन आपका पहले की जो नॉलेज है और नया नॉलेज जो आप गेन करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बीच होता है। तो ये एक इंटरएक्टिव यानी अंतःक्रिया आधारित पेडागोजिकल अप्रोच है, ठीक है। अब जैसे कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो यही है कि एक क्लास में बहुत तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे बच्चे जो हैं वो तरह तरह के डिफरेंट टाइप के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि बहुत इंडिविजुअल डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो व्यक्तिक विभिन्नता होती है उन बच्चों के बीच। तो टीचर्स के लिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, बहुत ज्यादा टफ टास्क होता है कि वो अपने टीचिंग को बच्चों के अनुरूप बना सके, क्योंकि बच्चे क्या हैं आपस में डिफरेंट हैं, आपस में अलग अलग है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। इस टास्क को, इस चीज को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए क्यों ना एक ऐसा अप्रोच खोजा जाए जो बच्चों के खुद ब खुद इंटरैक्शन पे आधारित हो, यानी कि बच्चे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो उनकी कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक सीखना और हो रही है, ताकि बच्चे एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से अपने नॉलेज की शेयरिंग करके, अपने ज्ञान की शेयरिंग करके सीखें। तो ये अप्रोच जो है वो इसी क्रम में ये आवश्यकता इसकी हुई और इसके अनुसार कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच की शुरुआत हुई, ठीक है। मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ rather heterogeneous idea. We invent our own concept and ideas linked to what we already know. हम लोग क्या है अपनी खुद की अवधारणा और खुद के विचार की संरचना करते हैं, और ये आधारित किस पर होता है, चीज जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज कितना है, हम पहले से कितना उस चीज के बारे में जानते हैं, इस पर आधारित होता है। यदि हम बहुत ज्यादा जानते होंगे तो हमारा कंसेप्ट भी सही होगा, हमारे आइडियाज भी सही होंगे, ठीक है। यदि हम बहुत कम जानते होंगे तो हो सकता है हमारे कंसेप्ट में कुछ एरर्स होंगे, आइडियाज सही नहीं होंगे। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपोजर है, ठीक है, आप कितने एक्सपीरियंस था, कितना पहले से इसके बारे में नॉलेज रखे हुए हैं अपने पास, ठीक है। दिस मीनिंग मेकिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं इसको। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स थ्रू एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। Learners are the builders and reactors of meaning and knowledge. Creators, sorry, यहाँ reactors के लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लर्नर्स है वो खुद ब खुद अपने नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपनी नॉलेज बिल्डअप करते हैं, कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, आइडियाज बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब भी यही हुआ। फिर आप आगे आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। The basic idea of constructivism is that knowledge is constructed in the mind of the learners. मतलब knowledge जो है like cognitive approach, मस्तिष्क में जो शिक्षार्थी होते हैं, जो learners होते हैं, उनके mind में constructed होता है on the basis of the ideas underlying in the theory of constructivism। और ये idea जो है वो basis है theory of constructivism का, ठीक है। We can also formulate the following principles of learning based on constructivism. Learning is a constructive process of building new knowledge and not simply the collection of information from various sources. Learning का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको बहुत सारे स्रोतों से इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं दी गई और आप उसको एज इट इज ग्रहण कर लिए, जैसे कि रट्टा मारना होता है, आप किसी चीज को रट रहे हैं मतलब बिना सोचे समझे, तो लर्निंग उसको नहीं करते हैं कहते हैं, ठीक है।
Each learner individually construct his own knowledge as he or she learns. और लर्निंग की प्रक्रिया का मतलब ये है कि जो बच्चे इंफॉर्मेशन जो उनके पास आ रही हैं या फिर जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बेसिस पर खुद का अपना ज्ञान या नॉलेज या आइडियाज या कंसेप्ट को कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस रेदर देन पैसिव। ठीक है, लर्निंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं है, जैसा कि बिहेवियरिस्टिक लोग का मानना था कि लर्निंग में टीचर्स एक्टिव होगा और बच्चे पैसिव होंगे। तो लर्निंग इज नॉट लाइक दैट, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस rather than passive. Learner is not passive recipients of the information alone. और जो शिक्षार्थी हैं वो जो टीचर्स क्या बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्लास में, इंफॉर्मेशन लाद रहे हैं, उसको केवल ऑब्जर्व करने का काम बच्चों का नहीं है। दे रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। और बच्चे जो हैं वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस में पूरा का पूरा एक्टिव होते हैं, ऑल टाइम सक्रिय होते हैं। ठीक है, लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। इन लर्निंग स्टूडेंट इंटरैक्ट विथ peers, teachers, family members and experts in the field. लर्निंग क्या है यहाँ पर, केवल इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, इंडिविजुअल माइंड की एक्टिविटी नहीं है, ये एक सोशल एक्टिविटी है जिसमें जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, वो अपने पेरेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अपने जो कलीग्स होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, पीयर्स के उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और जो एक्सपर्ट्स है इस फील्ड के नॉलेज किसी के, उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपना एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। The student construct their own knowledge, but they also use other experience for building final knowledge. यहाँ पे क्या है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है कि दूसरे जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके एक्सपीरियंस को भी वो लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, एक जो तब वो फाइनल नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, इन कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच the children learn in a variety of ways through experience making and in doing things, experimentation, reading, discussion, asking, listening, thinking. ये सारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब रोल ऑफ टीचर, रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर्स की क्या भूमिका होती है? ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, पहले भी आपने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स इनकरेज एंड एक्सेप्ट स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव्स। ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वायत्तता, स्वतंत्रता। वो बच्चों को फ्री छोड़ते हैं, उनकी स्वतंत्रता को महसूस करते हैं, उन्हें पूरे स्वतंत्रता देते हैं, और जो उनकी इनिशिएटिव्स होती है लैंग्वेज लर्निंग की, जो उनका अपना विचार होता है उसकी वैल्यू करते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो अरे अब तुम क्या बोलोगे, तुम कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं। वो बच्चे यदि कुछ मन में विचार आया है तो कुछ ना कुछ उनका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा, कुछ ना कुछ उनका ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ ना कुछ उनका एक्सपीरियंस होगा, ये मानकर उनको भी पूरा का पूरा ऑटोनॉमी और वैल्यू देते हैं नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की प्रक्रिया में। ठीक है, When framing tasks, constructivist teacher use cognitive terminology such as classify, analyze, predict, create, etc. Classify मतलब क्या हुआ, किसी चीज को क्लासिफिकेशन करना, एनालाइज मतलब विश्लेषण करना, प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, क्रिएट मतलब किसी चीज की संरचना करना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म में आती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जब होगी तभी ही नए जो नॉलेज होगा या फिर किसी भी नई रचना का निर्माण होगा। तो टीचर्स जो हैं बच्चों को क्लास में इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान देने की या फिर ऐसी एक्टिविटीज कराता है जिसमें बच्चे किसी चीज को एनालाइज कर पाए, क्लासिफाई कर पाए, प्रेडिक्ट कर पाए, क्रिएट कर पाए। प्रेडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन, एजम्पशन। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया यदि करेंगे बच्चे तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। Constructivist teachers
Inquiry about students' understanding of the concept before sharing their own understanding for those concepts. मतलब ये कि जैसे कि आप लोग लेसन प्लान में पढ़े होंगे कि यदि टीचर क्लास में जाता है तो वो सबसे पहले बच्चों का कंसेप्चुअल लेवल क्या है, बच्चों का उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो जानने की कोशिश करता है। उसके बाद वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को या अपने कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर यही है कि जो बच्चे का पहले हम लोग प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज चेक करेंगे कि पहले से बच्चा कितना जान रहा है, उसके बाद हम चूंकि वही जो है आधार का काम करता है नया नॉलेज बनाने के लिए, नई नॉलेज बिल्डअप करने के लिए, तो हम उस आधार की खोजने की कोशिश करते हैं कि वो आधार बच्चों में है या नहीं, और फिर उसी बेसिस पर हम बच्चों को नए ज्ञान या नए कंसेप्ट या नए समझदारी विकसित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। Constructivist teachers encourage students to engage in dialogue both with the teachers and with other students. मतलब जो क्लास होगा पूरा का पूरा इंटरैक्टिव होगा, जिसमें टीचर्स बच्चों से इंटरैक्ट करेंगे, बच्चे आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो ये इंटरैक्शन बेस्ड क्लास होगा जो अंतः क्रिया पर आधारित होगा, एक दूसरे से बहुत ज्यादा। जैसे कि पहले क्या मानना था कि किसी क्लास में से बहुत ज्यादा यदि आवाजें आ रही हैं, बच्चे यदि बोल रहे हैं, तो हम लोग मानते थे कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में है कि यदि क्लास में बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे अपनी नॉलेज की शेयरिंग कर रहे हैं, बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, इट मीन्स बच्चे पढ़ रहे हैं। यदि बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, यानी बच्चे चिल्ड्रन आर नॉट एक्टिव, दे आर पैसिव लिसनर। तो जो पहले का कंसेप्ट था कि जिस टीचर से क्लास बहुत शांत है, वहाँ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और जिसमें बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है वहाँ बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हुआ, गलत है आज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का मानना है कि क्लास जो है वो डायलॉग बेस्ड होना चाहिए, वो इंटरैक्शन बेस्ड होना चाहिए, इसमें पर्याप्त डायलॉग डिलीवरी होना चाहिए, एक दूसरे से शेयरिंग होनी चाहिए अपने आइडियाज का, कंसेप्ट का। तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स encourage students' inquiry by asking thoughtful, open-minded questions and encouraging students to ask questions to teach each other. मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है क्लास में जो टीचर्स है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है। और बच्चों की इंक्वायरी करने की कोशिश करता है कि बच्चे कितने अच्छी तरह से सीख रहे हैं। ठीक है। अब है बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन टीचिंग। चिल्ड्रन लर्न मोर एंड एंजॉय लर्निंग। चूंकि ये डायलॉग बेस्ड है, इंटरैक्शन बेस्ड एक्टिविटी है, तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सीखते हैं और वो की प्रक्रिया में एक्टिव होते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। प्रोमोट डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा विस्तार वाले विचार, मतलब बहुत तरह के विचार किसी एक टॉपिक के बारे में। चूंकि यहाँ नॉलेज की शेयरिंग हो रही है, एक दूसरे के नॉलेज के बारे में लोग जान रहे हैं, तो बच्चों की जो थिंकिंग होगी वो डाइवर्जेंट होगी, यानी कि बहुत सारे दिशाएं में होंगी किसी एक टॉपिक पर। ठीक है। एजुकेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन इट कंसंट्रेट्स ऑन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन रूट मेमोराइजेशन। यहाँ पर क्या है, बच्चे जो हैं वो अपने नॉलेज खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से उनमें अंडरस्टैंडिंग होगी, एक कंसेप्ट फॉर्मेशन होगा, ना कि रट्टा मारने वाली या फिर याद करने वाली पढ़ाई की बात होगी। प्रोमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग। यहाँ बच्चे चूंकि एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके लर्न कर रहे हैं, तो ऐसी लर्निंग को बोलते हैं कोलैबोरेटिव या फिर सहयोगात्मक सीखना। एक दूसरे से बच्चे सीख रहे हैं इंटरेक्ट करके, डायलॉग डिलीवरी द्वारा या फिर अपने नॉलेज की शेयरिंग करके। कंस्ट्रक्टिविज्म प्रमोट सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बाय क्रिएटिंग अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी बच्चे एक दूसरे के कल्चर के बारे में, एक दूसरे के सोसाइटी के बारे में, एक दूसरे के नॉलेज के बारे में उनमें शेयरिंग हो रही है, इसको जान रहे हैं। तो इस तरह से ये एक सोशल और कम्युनिकेशन स्किल को
बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं। तो इस तरह से ये था आपका कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी या कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग।